सद जलवा रूबरू है जो मिजगां उठाइए, ताकत कहाँ की दीद का एहसां उठाइए। ये दीवाना गालिब की गज़ल नंबर 130 है। बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इसके अंदर मिर्ज़ा गालिब साहब की खुददारी का और इंडिपेंडेंस का रंग एक बार फिर से उभर के आता है। उनको किसी का एहसान नहीं लेना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। ये रंग हम कई बार पहले भी देख चुके हैं। और एक दो शेर हैं जो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट हैं, ओपन एंडेड हैं, जिनको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज ऑलवेज गज़ल का रंग, गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं कि सद जलवा रूबरू है जो मिजगां उठाइए, सद जलवा रूबरू है जो मिजगां उठाइए, ताकत कहाँ की दीद का एहसां उठाइए। है संग पर बरात माश जुनून इश्क, है संग पर बरात माश जुनून इश्क, यानी हनूज मिन्नते तिफला उठाइए। दीवार बार मिन्नते मजदूर से है खम, दीवार बार मिन्नते मजदूर से है खम, ए खानुमा खराब ना एहसां उठाइए। या मेरे ज़ख्म रश्क को रुसवा न कीजिए, या मेरे ज़ख्म रश्क को रुसवा न कीजिए, या पर्दाए तबस्सुम पिन्हा उठाइए। अगले दो शेर दीवान में पब्लिश नहीं किए गए, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो हम उनको भी पढ़ते हैं। हस्ती फरेब नाम आए मौजे शराब है, हस्ती फरेब नाम आए मौजे शराब है, यक उम्र नाज शोखी ये उन्वा उठाइए। ज़ब्ते जुनू से हर सरे मुँह है तराना खेज, ज़ब्ते जुनू से हर सरे मुँह है तराना खेज, यक नाला बैठिए तो नयस्ता उठाइए। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि सद जलवा रूबरू है जो मिजगां उठाइए, ताकत कहाँ की दीद का एहसां उठाइए। सद जलवे का मतलब है 100 तरह के खूबसूरत जलवे नज़ारे। रूबरू होने का मतलब है किसी के फेस टू फेस आना, किसी के सामने आना। मिजगां कहते हैं पलकों को, आई लैशेस को। दीद किसी खूबसूरत नज़ारे को कह सकते हैं। जिस नज़र से आप उस नज़ारे को देख रहे हैं उसको भी दीद कहा जा सकता है। तो ये शेर मिर्ज़ा गालिब साहब की खुददारी के ऊपर है, इंडिपेंडेंस के ऊपर है। किसी का एहसान वो कहते हैं मैं नहीं उठाना चाहता। तो कह रहे हैं कि सद जलवा रूबरू है जो मिजगां उठाइए, कि बस आप इतनी जहमत करें कि आप अपनी पलकें उठाएं, आप अपनी आंखें खोलें तो इस दुनिया के 100 जलवे आपके सामने रूबरू होंगे। 100 तरह के खूबसूरत नज़ारे आपके सामने खुले होंगे देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और दूसरी लाइन में कहते हैं ताकत कहाँ की दीद का एहसां उठाइए। यहाँ पे एहसां उठाना या एहसान लफ्ज़ इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है जैसे अंग्रेज़ी में डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। तो अगर आप किसी खूबसूरत नज़ारे का एहसान उठाएंगे, उसको देख के एंजॉय करेंगे, तो आपको वो एहसान चुकाना पड़ेगा या आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाएगी। शायद वापस आपको कुछ देना पड़े एहसान चुकाने के लिए। और अगर आपको वापस कुछ ना भी देना पड़े तो भी आपके दिमाग के ऊपर वो एहसान, उस एहसान का बोझ रह जाएगा जो मिर्ज़ा गालिब साहब नहीं चाहते। तो इस शेर के अंदर कई रंग हैं। अगर जिस खूबसूरत नज़ारे की बात की जा रही है, अगर वो महबूब है या महबूब की खूबसूरती है, तो फिर उसको आप, उस दीद को आप इंजॉय करेंगे तो उसका एहसान चुकाने के लिए आपको महबूब के जुल्म सितम शायद सहने पड़े, वहशी आशिक बनना पड़े, अपने दिलो जान इश्क की राह में गंवाने पड़े। कोई वक्त था जब आशिक के पास, मिर्ज़ा गालिब के साथ पास ताकत थी ऐसा एहसान उठाने की। अब वो कह रहे हैं मेरे पास ताकत नहीं है, आशिक टूट चुका है या कमज़ोर हो चुका है। और देखें इसके अंदर वो रंग है कि किसी का एहसान उनको उठाना ही नहीं, बदले में अगर दुनिया के खूबसूरत नज़ारे वो एंजॉय ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन एहसान नहीं वो उठाना चाहते। एक रंग ये भी हो सकता है कि वो अपने अंदर के रूहानी नज़ारों से ही सेटिस्फाइड है। उनको अपने अंदर खुदा का तसव्वुर, महबूब का तसव्वुर, कायनात की खूबसूरती का तसव्वुर दिखता है और वो आंखें खोल के इस दुनिया के नज़ारों को एंजॉय नहीं करना चाहते। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा नज़ारे उनको अपने अंदर ही नज़र आते हैं। और ताकत ना होने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये बाहर के नज़ारे जो है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनके ऊपर मैं अपनी ताकत वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। ओवरऑल जो सबसे खूबसूरत रंग वो ये है कि वो कहते हैं मेरे अंदर ताकत कहाँ है कि मैं इस दीद का एहसान उठा सकूँ। वो एहसान नहीं उठाना चाहते, ऊपर से कहते हैं कि इस दीद का एहसान उठाने की ताकत मेरे अंदर नहीं है।
तो सद जलवा रूबरू है जो मेजगां उठाइए, ताकत कहाँ की दीद का एहसान उठाइए। वर्ड प्ले देखें, पहली लाइन में मेजगां उठाने की बात की है और दूसरी लाइन में एहसान उठाने की बात की गई है। सद जलवा रूबरू है जो मेजगां उठाइए, ताकत कहाँ की दीद का एहसान उठाइए। अगला शेर देखें, बड़ा खूबसूरत शेर है ये। है संग पर बारात माश जुनून इश्क, है संग पर बारात माश जुनून इश्क, यानी हनूज मिन्नते तिफला उठाई। संग कहते हैं पत्थर को, बारात किसी तरह के फॉर्मल डॉक्यूमेंट को कहेंगे जिसके ऊपर कोई ऑफिशियल लिस्ट लिख दी गई हो, या कोई ऑफिशियल फरमान, आपकी तनख्वाह की डिटेल्स उसके ऊपर लिखी गई हो, या तो इस तरह का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ख़त। और माश कहते हैं रोज़ी रोटी को, लाइवलीहुड को, जो चीज़ आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। बारात माश जुनून इश्क का मतलब है इश्क के जुनून या पागलपन को ज़िंदा रखने वाली जो चीज़ें हैं उनकी एक ऑफिशियल लिस्ट है। और हनूज कहते हैं अभी को, जिसको अंग्रेज़ी में स्टिल कहा जाता है। मिन्नत तिफला का मतलब है बच्चों की मिन्नत या बच्चों का एहसान, बच्चों की ऑब्लिगेशन। तो कहते हैं कि है संग पर बारात माश जुनून इश्क, यानी हनूज मिन्नत तिफला उठाई। तो गालिब साहब की शायरी में अक्सर आता है कि जब आशिक इश्क में अपना दिमाग खो बैठता है और वहशी जुनूनी आशिक बन जाता है, तो वो अक्सर अपना गरेबां चाक कर देता है, अपने कपड़े फाड़ देता है और शहर की गलियों में पागल बन के घूमता है। और शहर के बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि है संग पर बारात माश जुनून इश्क, या कि मेरे जुनून इश्क को ज़िंदा रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको ऑफिशियली पत्थर के ऊपर लिख दिया गया है, इन पत्थरों के ऊपर लिख दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये लाजमी हो गया है, मेरी किस्मत में लिख दिया गया है कि इश्क के जुनून को ज़िंदा रखने के लिए, इसकी शिद्दत को कायम रखने के लिए मुझे बच्चों के पत्थर खाने पड़ेंगे। या मेरा जुनून इश्क डिपेंड करता है इस बात पे कि मेरे को पत्थर मारे जाए। देखिए क्या खूबसूरत इमेजरी है। और इस वजह से यानी हनूज मिन्नत तिफला उठाई, कि अब मेरी किस्मत ये है कि मुझे अभी इन बच्चों की मिन्नत उठानी पड़ेगी, इन बच्चों का एहसान लेना पड़ेगा। अगर ये बच्चे मुझे पत्थर नहीं मारेंगे तो मेरा जुनून इश्क जो है वो ज़िंदा नहीं रहेगा। और अगर आशिक के पास जुनून नहीं है, उसने अपना दिलो दिमाग इश्क में नहीं खोया, तो फिर उसकी ज़िंदगी क्या है, फिर उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो जुनून इश्क को ज़िंदा रखने के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे अभी इन बच्चों का एहसान उठाना पड़ेगा, मुझे वहशी आशिक बन के शहर की गलियों में घूमना पड़ेगा और इन बच्चों के पत्थर खाने पड़ेंगे। मेरी ज़िंदगी इसके ऊपर डिपेंड करती है, मेरे जुनून इश्क का सर्वाइवल इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए क्या खूबसूरत शेर है। इस तरह की इमेजरी हम पहले भी देख चुके हैं। एक शेर मुझे याद आया जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। ज़ख्म पर छिड़के कहाँ तिफलान बेपरवाह नमक, ज़ख्म पर छिड़के कहाँ तिफलान बेपरवाह नमक, क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को क्या पता कि आशिक को पत्थर मार के ज़ख्म देने के बाद ज़ख्मों पे नमक भी छिड़का जाता है ताकि उसको भरपूर दर्द की लज्जत मिले। तो कहते हैं क्या मज़ा होता कि ये जो पत्थर मुझे मार रहे हैं, इन पत्थरों के अंदर ही नमक होता, तो फिर मुझे ज़ख्म भी मिल जाते और ज़ख्मों पे नमक भी लग जाता, तो फिर दर्द की लज्जत की क्या बात होती है। तो यहाँ पे भी बच्चों की और बच्चों के पत्थर मारने की इमेजरी को इस्तेमाल गालिब साहब ने किया है। तो शेर फिर से पढ़ते हैं कि है संग पर बारात माश जुनून इश्क, यानी हनूज मिन्नत तिफला उठाई। देखें क्या खूबसूरत इमेजरी उन्होंने इस्तेमाल की है आशिक के जुनून को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी किस्मत को डिस्क्राइब करने के लिए। और इस दुनिया के जुल्म सितम उसको सहने पड़ते हैं, बच्चों से पत्थर उसको खाने पड़ते हैं अपने इश्क को और इश्क के जुनून को ज़िंदा रखने के लिए। अगला शेर है कि दीवार बार मिन्नते मजदूर से है खम, दीवार बार मिन्नते मजदूर से है खम, ए खानुमा ख़राब ना एहसान उठाई। ये भी एक खुददारी का शेर है। बार कहते हैं भार को, वज़न को, वेट को। खम किसी चीज़ में पड़े हो तो वो चीज़ मुड़ी हुई होती है, झुकी हुई होती है। यहाँ पे एक घर की दीवार को झुका हुआ, मुड़ा हुआ बताया गया है।
खानुमा ख़राब कहते हैं एक ऐसे बर्बाद शख्स को। अक्सर पागल आशिकों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका घर बर्बाद हो गया हो, ढह गया हो, या तो ज़िंदगी के बर्बाद होने की सेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो वंस अगेन किसी का एहसान उठाना ठीक नहीं समझते हो। देखें यहाँ पे क्या खूबसूरत इमेजरी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आशिक का घर टूट गया है, बर्बाद हो गया है, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई और उसका घर भी बर्बाद हो गया है, टूट गया है। या ऐसे घर की दीवारों के अंदर खम पड़े होंगे, या दीवारें झुकी हुईंगी, या टूटने वाली होंगी, या टूट चुकी होंगी। हो सकता है कोई ज़लज़ला आया हो, कोई मुसीबत, कोई विपदा बेचारे आशिक के ऊपर आई हो, या उसके आंसू, अपने आंसुओं के सैलाब ने घर को तोड़ दिया हो, घर को बर्बाद कर दिया हो। या और इमेजिनेशन उनकी देखें, वो कह रहे हैं कि इन दीवारों में जो खम आए हैं वो एक मज़दूर की मिन्नत के भार से आए हैं। तो कह रहे हैं कि जिस मज़दूर ने ये घर बनाया है, या जिस मज़दूर को तुमने बुलाया इस घर की मरम्मत कराने के लिए, उसका एहसान तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। तुमने उसका एहसान उठाया और उस मज़दूर के एहसान की वजह से तुम्हारी दीवारें टूटी हैं, उनमें खम पड़े हैं और तुम्हारा घर बर्बाद हुआ है। तो आप देखें कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें ये मज़दूर का एहसान नहीं उठाना चाहिए। तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? आशिक का तो फ़र्ज़ है कि वो बर्बाद रहे। तो वो कह रहे हैं कि बर्बाद रहो, खानुमा ख़राब रहो तुम, लेकिन किसी का एहसान मत उठाओ। तुम्हें अपने घर की मरम्मत कराने की ज़रूरत क्या है? इस प्रोसेस में तुम्हें इस मज़दूर का एहसान उठाने की ज़रूरत क्या है? सच्चे आशिक का तो फ़र्ज़ है कि उसका दिल, जान, उसकी ज़िंदगी, उसका घर बर्बाद रहे, टूटे हुए रहे। तो एहसान मत उठाओ। और अगर घर की मरम्मत करनी है तो सेल्फ डिपेंडेंट रहो, खुद मरम्मत करो अपने घर की, किसी और को बुलाने की क्या ज़रूरत है? तो किसी और का एहसान मत उठाओ। तो ये अब मज़दूर कौन है, इसको लाइफ की दूसरी सिचुएशंस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़दूर कोई चारागर हो सकता है, कोई तबीब हो सकता है, खुदा भी हो सकता है, आपकी अपनी किस्मत भी हो सकती है जो कि आपकी बर्बादी या आपकी बर्बाद ज़िंदगी को आबाद करने की कोशिश कर रहे हो। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि किसी का भी एहसान मत उठाओ। ये एहसान वो चीज़ है जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तो कहते हैं कि दीवार बार मिन्नत मज़दूर से है खम, ए खानुमा खराब ना एहसान उठाई। अगला शेर देखें, ये शेर बड़ा मुश्किल है। या मेरे ज़ख्म रश्क को रुसवा न कीजिए, या मेरे ज़ख्म रश्क को रुसवा न कीजिए, या पर्दाए तबस्सुम पिन्हा उठाइए। रश्क कहते हैं जेलसी को, ज़ख्म रश्क, रश्क ने, जेलसी ने आशिक के दिल के ऊपर जो ज़ख्म दिया है। और तबस्सुम कहते हैं हंसी को, मुस्कुराहट को। पिन्हा कहते हैं कोई छुपी हुई चीज़ जो हो। पर्दा तबस्सुम पिन्हा का मतलब है छुपी हुई मुस्कुराहट का पर्दा। तो यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आशिक इस कदर अपना दिमाग खो बैठा है कि वो बात बात पे जेलस हो जाता है। तो महबूब या महबूबा किसी वजह से मुस्कुरा रही है, या पर्दे के पीछे बैठी मुस्कुरा रही है, और आशिक को ऐसा लग रहा है कि वो रकीब का, प्यार में जो उनका राइवल है, उस रकीब के बारे में सोच सोच के, या उस रकीब को याद करके मेरी महबूबा मुस्कुरा रही है। आशिक को ये लगता है। ये भी हो सकता है कि उसके चेहरे ऊपर, महबूब के चेहरे पे के ऊपर, महबूबा के चेहरे पे कोई इनोसेंट मुस्कुराहट हो, लेकिन आशिक को लगता है कि वो रकीब के बारे में सोच के मुस्कुरा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सप्रेशन ही ना हो, ये आशिक के दिमाग की ही ये उपज हो, उसकी ही ये इमेजिनेशन हो कि महबूबा मुस्कुरा रही है, क्योंकि वो जेलसी में इस कदर पागल हो चुका है। तो पहली लाइन में वो कह रहा है कि या मेरे ज़ख्म रश्क को रुसवा ना कीजिए। तो ज़ख्म रश्क को रुसवा करने का मतलब है कि ज़ख्म को इतना गहरा कर देना, इस कदर खोल देना कि पूरी दुनिया को वो ज़ख्म दिखाई दे और आशिक की बदनामी इस दुनिया में हो, रुसवाई इस दुनिया में हो। तो कहते हैं या मेरे ज़ख्म रश्क को रुसवा ना कीजिए, या पर्दा तबस्सुम पिन्हा उठाइए, या फिर अपनी मुस्कुराहट के ऊपर से ये पर्दा, ये छुपी हुई मुस्कुराहट के ऊपर से ये पर्दा उठा दे, या मुझे बता दे कि तू किस वजह से मुस्कुरा रही है। तो अब देखें इसके अंदर से क्या मतलब निकल के आता है। 2-3 रंग हो सकते हैं। एक तो ये कि वो कह रहा है कि अपनी मुस्कुराहट को छुपा के रख, जब तू मेरी तरफ देख के हंसती है
तो एक तो मेरा ज़ख्म गहरा हो जाता है या मैं जेलसी से भर जाता हूँ, और दूसरा पूरी दुनिया का ध्यान मेरी तरफ जाता है। इसकी वजह से मेरी रुसवाई होती है। तो इसलिए तू खुल के मत हंस, तू छुप 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 के हंस। और अगर तू अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सकती तो भी तू छुप छुप के हंस। डू नॉट ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स। एक रंग इसके अंदर से ये निकल के आ सकता है, क्योंकि आप देखें कि रुसवा होना तो आशिक को पसंद होता है, राइट। तो फिर वो क्यों कभी कहेगा कि मेरी रुसवाई ना हो। तो ये एक रंग ये भी निकल के आ सकता है कि इस पर्दे को, मुस्कुराहट के ऊपर के पर्दे को हटा दे। तो खुल के तू हंस, खुल के मुझे बता कि तू रकीब को याद करके हंस रही है। इस वजह से मेरा ज़ख्म और गहरा कर डाल, मेरे ज़ख्म को पूरी तरह से खोल डाल। ये ज़ख्म पूरे ज़माने के सामने आ जाएगा, मेरी रुसवाई होगी। दिस इज़ ए बैज ऑफ ऑनर फॉर मी। तो फिर मैं एक सच्चा आशिक बन पाऊँगा। सच्चे आशिक का ये फ़र्ज़ है कि वो इस दुनिया में रुसवा हो, वो अपने दिल के ऊपर ज़ख्म खाए। तो ये पर्दा उठा दे अपनी मुस्कुराहट के ऊपर से, खुल के मेरे ऊपर हंस, और मेरे ज़ख्म दिल को, मेरे ज़ख्म रश्क को गहरा कर दे, मेरी रुसवाई इस दुनिया में करवा दे। और एक फाइनली रंग शायद ये भी हो सकता है कि, या फिर अदर अल्टरनेटिव इसकी, इस मुस्कुराहट को छुपा के रख या हंसी मत। तो इससे मेरे दिल के ऊपर ज़ख्म जो है वो नहीं मिलेगा मुझे ज़ख्म, और मुझे वो रुसवाई तो नहीं मिलेगी जो कि मुझे चाहिए इस दुनिया में, लेकिन फिर मेरे दिल के ऊपर ज़ख्म ही नहीं होगा, तो मुझे किसी तरह का आराम मिलेगा। आई विल प्रॉबेबली डाई द डेथ ऑफ एन अननोन लवर, राइट, बट एटलीस्ट पुट मी आउट ऑफ माई मिजरी। तो जैसा मैंने कहा, बड़ा पेचीदा शेर है। ये 2-3 रंग इसके अंदर मुझे नज़र आए। आपको कोई और रंग नज़र आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो कह रहे हैं कि या मेरे ज़ख्म रश्क को रुसवा न कीजिए, या मेरे ज़ख्म रश्क को रुसवा न कीजिए, या पर्दाए तबस्सुम पिन्हा उठाइए। अगला शेर देखें। ये शेर पब्लिश नहीं किया गया दीवान में। हस्ती फरेब नामाए मौजे शराब है, हस्ती फरेब नामाए मौजे शराब है, यक उम्र नाज़े शोखिए उन्वा उठाइए। तो हस्ती कहते हैं एग्जिस्टेंस को, ज़िंदगी को, इस कायनात को। गालिब साहब अक्सर अपनी शायरी में कहते हैं कि ये दुनिया, ये हस्ती, ये कायनात ख़याली है, या ये फरेब है, एक धोखा है। आपको लगता है कि ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपके ख्यालों में एग्जिस्ट करती है। असलियत इसकी कुछ नहीं है। एक बड़ा मशहूर गालिब साहब का शेर है कि हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्काए दामे ख्याल है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस हस्ती के, इस दुनिया के, इस एग्जिस्टेंस के फरेब में मत आ जाना। ये पूरा आलम, ये पूरी कायनात ख्यालों का बुना हुआ एक जाल है, और उस जाल का एक हल्का है। इससे मिलता जुलता शेर है ये। हस्ती फरेब नाम आए मौजे शराब है, यक उम्र नाज़े शोखिए उन्वा उठाइए। फरेब का मतलब है धोखा। फरेब नामा कहेंगे एक धोखे से भरे हुए ख़त को, या जो दिखता कुछ और है लेकिन उसके अंदर लिखा कुछ और है। या आपको लगता है कि इस ख़त में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो उस ख़त में कुछ नहीं लिखा हुआ, या शायद वो ख़त एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको सिर्फ लगता है। और मौजे शराब कहेंगे, शराब कहते हैं मिराज को। अगर रेगिस्तान में कुछ लोग चल रहे हों, बहुत प्यास उनको लगी हो, तो उनको लगता है कि यहाँ पानी नज़र आता है। उनको लगता है कि पानी का समंदर या पानी का दरिया यहाँ पे रेगिस्तान में है, जो कि होता नहीं है। उसकी एक मौज, उसकी एक वेव। और उन्वा कहते हैं टाइटल को। इस केस में खत का जो टाइटल होगा उसको उन्वा कहेंगे। तो कहते हैं कि हस्ती फरेब नाम आए मौजे शराब है। अब देखें यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं फरेब की। या वो कहते हैं कि ये हस्ती क्या है, कि एक शराब की मौज का लिखा हुआ फरेब नामा है। शराब खुद इमेजिनरी है, ख्याली है, एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ लगता है कि एग्जिस्ट करता है। उसके ऊपर जो मौज उठेगी वो भी इमेजिनरी है। ऊपर से उस मौज ने एक फरेब नामा लिख के भेजा है। तो कितनी लेयर्स की फरेब की लेयर्स है यहाँ पे हस्ती में। तो इफेक्टिवली ये पूरी कायनात एक फरेब है। और कहते हैं कि यक उम्र की पूरी उम्र नाज़े शोखिए उन्वा उठाइए। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा
कि इस खत के उन्वान की, टाइटल की, शोखी के नाज नखरे, उसकी शरारत के नाज नखरे आपको उठाने पड़ेंगे। या तो देखें कितनी सारी इसके अंदर लेयर्स हैं। या तो कह रहे हैं सारी उम्र बस इस फरेब नामे के उन्वान की, जिसके टाइटल की शरारत के नाज नखरे आप उठाएं, या बस इस उन्वान की शरारत के मज़े आप लें। ख़त को पढ़ोगे, उसकी डिटेल्स में जाने की कोशिश में करोगे तो फिर ये फरेब खुलेगा। या आपको ये नज़र आएगा कि ख़त में कुछ लिखा ही नहीं है, या इस खत में झूठ लिखा है, या फिर ये खत एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि जिसने ये खत लिखा है वही चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वही एक शराब के ऊपर एक मौज है। एक इसके अंदर रेजिग्नेशन की टोन भी हो सकती है कि इंसान की किस्मत में यही लिखा है कि वो सारी उम्र इस फरेब नामे के उन्वान के नखरे उठाए, इससे आगे और कुछ नहीं है। तो हम सारी ज़िंदगी एक फरेब में रहते हैं। हम समझते हैं कि ये हस्ती एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये एक शराब के जैसी है, ये इमेजिनरी है। तो इसका जिस्ट, जैसा मैंने पहले कहा कि हस्ती इमेजिनरी है, एक फरेब है, ख्याली है, कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये ख्यालों का बना हुआ एक जाल है। हमें लगता है कि ये हस्ती, ये कायनात यहाँ पे है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एक थोड़ा स्पिरिचुअल शेर भी है। हस्ती फरेब नाम आए मौजे शराब है, यक उम्र नाज़े शोखिए उन्वा उठाई। आखिरी शेर देखें कि ज़ब्ते जुनू से हर सरे मुँह है तराना खेज, ज़ब्ते जुनू से हर सरे मुँह है तराना खेज, यक नाला बैठिए तो नयस्ता उठाइए। ज़ब्ते जुनून का मतलब है जुनून को, इश्क के पागलपन को ज़ब्त में रखना, उसको कंट्रोल करना, उसको रिस्ट्रेन करना। सरे मुँह कहेंगे आपके शरीर के बालों की टिप्स। या और तराना खेज होने का मतलब है कि कोई तराना, कोई नगमा, कोई गाना गाने के लिए तैयार रहना, या कोई नगमा गाना। या और नाला तो आपको पता ही है, आशिक की लेमेंटेशन, उसका रोना, उसकी चीख पुकार। नयस्ता कहते हैं कि जिस बांस से बांसुरी बनाई जाती है, उसका एक ढेर, या तो आप एक कोई झुंड या कोई ढेर इमेजिन करें जहाँ पे बहुत सारे बांस उस तरह के उगे हुए हैं जिनसे बांसुरियाँ बनाई जा सकती हैं, या फिर जिनमें से म्यूज़िक निकल सकता है। या तो कहते हैं ज़ब्ते जुनून से हर सरे मुँह है तराना खेज, कि जब मैंने अपने जुनून को ज़ब्त करने की कोशिश की तो मेरे शरीर का एक एक बाल उठ खड़ा हुआ, तराना खेज हो गया, गाने गाने के लिए तैयार हो गया। यक नाला, अगर आप एक नाले को बैठाएंगे या उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो नयस्ता उठाइए, तो एक नयस्ता उठ खड़ा होगा। तो क्या खूबसूरत देखें इमेजिनेशन है। इफेक्टिवली वो कह रहे हैं कि आशिक के नालों के अंदर गम की इतनी शिद्दत है कि उसको ज़ब्त में नहीं रखा जा सकता, उसको रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो अगर आप आशिक के नालों को कंट्रोल करने की, सप्रेस करने की, एक नाले को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो शरीर का एक एक बाल गाना गाने के लिए उठ खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि एक नयस्ता बांसुरियों का एक ढेर यहाँ पे म्यूज़िक बजाने के लिए आ गया है, गम से भरे हुए नाले करने के लिए तैयार खड़ा हो गया है। तो आपने आशिक के नालों को, उसके एक नाले को उसके लब पे आने से रोका तो पूरा शरीर उठ खड़ा हुआ नाले करने के लिए। आशिक के नालों में गम की, जुनून की इतनी शिद्दत है, ये इस शेर का थीम है। तो कहते हैं कि ज़ब्ते जुनू से हर सरे मुँह है तराना खेज, यक नाला बैठिए तो नयस्ता उठाइए। ये था शेर और ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।